सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम हमेशा सोचते हैं ना कि पैसा कमाना मतलब गणित, फॉर्मूले और कुछ जटिल नियम। लेकिन आज हम इस कमाल के विश्लेषण में देखेंगे कि पैसे का सीधा संबंध हमारे दिमाग और हमारे व्यवहार से है। ये कोई भौतिक विज्ञान नहीं है, बल्कि पूरी तरह से हमारा मनोविज्ञान है। चलिए गहराई से समझते हैं। इसे समझने के लिए जरा दो असल जिंदगी की कहानियों को देखते हैं। एक तरफ है रोनाल्ड रीड, एक साधारण से गैस स्टेशन वर्कर और सफाई कर्मी, और दूसरी तरफ है रिचर्ड फुस्कान, हार्वर्ड से पढ़े मेरिल लिंच के बड़े एग्जीक्यूटिव। अब हैरान करने वाली बात यह है कि एक आम सफाई कर्मी अपने पीछे $8 मिलियन की संपत्ति छोड़ जाता है, जबकि 18,000 स्क्वायर फीट की हवेली में रहने वाला वो बड़ा एग्जीक्यूटिव पूरी तरह से दिवालिया हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसी रहस्य को आज हम सुलझाएंगे। हम इन 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। धन का मनोविज्ञान, क्यों कोई भी इंसान मूर्ख नहीं है, भाग्य और जोखिम का खेल, अमीर बनने बनाम अमीर बने रहने का अंतर, और अंत में बचत का असली मतलब क्या है। और हाँ, ऐसी ही कई अविश्वसनीय कहानियों, गहरी जानकारियों और बेहतरीन वित्तीय समझ के लिए बीके इन्फो व्लॉग्स चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम सब साथ मिलकर ज्ञान के शानदार सफर पर आगे बढ़ते रहें। तो चलिए अपने पहले विषय से शुरुआत करते हैं, धन का मनोविज्ञान, जहां माइंडसेट गणित पर भारी पड़ता है। देखिए, सच तो यह है कि आप कितने होशियार हैं, इससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर कोई जीनियस अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता तो वो भारी वित्तीय तबाही ला सकता है। वहीं एक बिल्कुल आम इंसान जिसे कोई बड़ी फाइनेंस की डिग्री नहीं मिली है, सिर्फ अपने अच्छे व्यवहार और संयम के दम पर बेहिसाब दौलत खड़ी कर सकता है ना कमाल की बात। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, क्यों कोई भी इंसान मूर्ख नहीं होता। इसे हम अनुभव के नजरिए से समझेंगे। अक्सर हमें दूसरों के वित्तीय फैसले अजीब या बेवकूफी भरे लगते हैं, लेकिन जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, दुनिया में जो कुछ भी घटता है, हमारा निजी अनुभव उसका केवल 0.00001% होता है। लेकिन दुनिया कैसे काम करती है, इसका 80% नजरिया हम उसी छोटे से अनुभव से बनाते हैं। मतलब हर कोई अपने खुद के अतीत और एकदम निजी नजरिए से ही पैसों के फैसले लेता है। इसे ऐसे समझते हैं, जिसने भयंकर आर्थिक मंदी का दौर देखा है, वो जोखिम को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेगा। भारी महंगाई में पला बढ़ा इंसान निवेश के तरीके हमेशा के लिए बदल देगा। मार्केट क्रैश की यादें पीढ़ियों तक गहरा मनोवैज्ञानिक असर छोड़ती हैं। अगर कोई गरीबी में पला बढ़ा है तो वो रिस्क और रिवॉर्ड को एक अमीर परिवार में पले बड़े इंसान की तुलना में बिल्कुल अलग ढंग से आंकेगा। और यहीं से हमें समझ आता है लॉटरी पैराडॉक्स। कई बार हम सोचते हैं कि कम आय वाले लोग लॉटरी टिकट पर पैसा क्यों बर्बाद करते हैं। असल में जब किसी के लिए $400 की इमरजेंसी भी किसी पहाड़ जैसी लगे और बुनियादी सुरक्षा कोसों दूर हो, तो वो लॉटरी के जरिए कोई टिकट नहीं बल्कि एक बेहतर भविष्य की उम्मीद खरीद रहा होता है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे विषय की तरफ, भाग्य बनाम जोखिम। ये वो अदृश्य ताकतें हैं जो सब कुछ बदल देती हैं। भाग्य और जोखिम, ये दोनों एकदम जुड़वां भाई बहन की तरह काम करते हैं। हमें ये मानना ही पड़ेगा कि जीवन का हर नतीजा सिर्फ हमारी अपनी मेहनत पर निर्भर नहीं करता। हर सफलता के पीछे केवल कड़ी मेहनत नहीं होती, और हर विफलता का मतलब ये नहीं कि इंसान आलसी था। भाग्य और जोखिम, ये दोनों बिना नजर आए भी हमारी जिंदगी की दिशा तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और यहीं पर अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। जो उनके पास है और जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है, उसे वो उस चीज के लिए दांव पर लगा देते हैं जिसकी उन्हें कोई जरूरत ही नहीं है। हम कई बार देखते हैं कि बेहद कामयाब लोग सिर्फ और ज्यादा पैसा कमाने की अंधी दौड़ में अपनी जिंदगी भर की कमाई रिस्क में डाल देते हैं। जो हमें हमारे चौथे और सबसे दिलचस्प विषय पर लाता है, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना, यानी ग्रोथ से ज्यादा सर्वाइवल। अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दो बिल्कुल अलग अलग खेल हैं। अमीर बनने के लिए आपको जोखिम उठाना पड़ता है, बहुत ज्यादा आशावादी होना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए, इसके लिए आपको गहरी विनम्रता चाहिए, मितव्ययिता यानी फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, और सबसे जरूरी, अपना सब कुछ खो देने का एक डरावना लेकिन स्वस्थ डर चाहिए। आपको सर्वाइवल माइंडसेट चाहिए। सर्वाइवल के लिए एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर यह मानकर चलना कि भविष्य में मिलने वाला रिटर्न ऐतिहासिक औसत से 33% तक कम हो सकता है। यह मार्जिन आपको अनिश्चितताओं और मार्केट के बुरे दौर में भी टिके रहने की ताकत देता है। और जब आप लंबे समय तक टिके रहते हैं तो असर दिखता है कंपाउंडिंग का। इसे हम आइस एज इफेक्ट भी कह सकते हैं।
जैसे बची हुई थोड़ी थोड़ी बर्फ ने मिलकर एक विशाल हिमयुग खड़ा कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही आपकी छोटी लेकिन लगातार की गई बचत दशकों में जुड़कर ऐसे नतीजे देती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। चलिए अब हम अपने आखिरी और सबसे काम के विषय पर आते हैं, बचत का असली मूल्य। क्या यह सिर्फ पैसे जोड़ना है या अपनी आजादी खरीदना? ये लाइन बिल्कुल कमाल की है। बचत केवल आपकी आय और आपके अहंकार के बीच का अंतर है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बचत बढ़ाने के लिए सैलरी बढ़ाना जरूरी है, लेकिन असल में सबसे आसान तरीका है अपने अहंकार को थोड़ा कम करना। सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए किए जाने वाले खर्चों को आज ही रोक दीजिए। अगर आप लंबी अवधि में अपनी बचत की आदतों को सुधारना चाहते हैं तो इन 3 स्टेप्स पर ध्यान दें। पहला, अपने अहंकार और फालतू की इच्छाओं को कम करें। दूसरा, पैसे बचाने के लिए किसी खास लक्ष्य का इंतजार ना करें, बस बचाएं। और तीसरा, अपनी दौलत का इस्तेमाल अपने समय पर कंट्रोल पाने के लिए करें। ये कदम आपको किसी भी अचानक आने वाली वित्तीय मुसीबत से बचाएंगे। क्योंकि पैसे का सबसे बड़ा रिटर्न या लाभांश कोई ब्याज नहीं बल्कि लचीलापन और समय है। जो बचत आपने बिना किसी खास खर्च के लिए की है वो आपको आज़ादी देती है। वो आपको सही मौके का इंतजार करने की ताकत देती है और किसी बुरी नौकरी या खराब स्थिति में फंसने से बचाती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या हम अपनी संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने और अपना रुतबा दिखाने के लिए कर रहे हैं या फिर वाकई अपनी खुद की आजादी खरीदने के लिए? बीके इन्फो व्लॉग्स के हमारे सभी दर्शकों को अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। ये सफर सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता बल्कि एक नई शुरुआत है। लेकिन जाने से पहले विचार करने के लिए एक बेहद जरूरी और गहरा सवाल छोड़े जा रहे हैं। क्या कल सुबह उठकर हम अपने पैसों के फैसले सिर्फ गणित और दिखावे के आधार पर लेंगे या फिर अपनी मानसिक शांति और अपने अहंकार को काबू में रखकर लेंगे? सीखते रहें, खुद को बेहतर बनाते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।